नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने इनसे पहली वीडियो में शब्द निर्माण के प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े हैं, अभी समास बचता है, तो इस वीडियो में हम आप समास सीखेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं समास। अब समास की परिभाषा बताएंगे पहले, यानी दो या दो से अधिक जो शब्द हैं उनके मेल से सार्थक शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्द, ठीक है, उनके मेल से सार्थक शब्द के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम समास कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से होता है ये ध्यान रखना कि अर्थ की दृष्टि से यह देखा जाता है। तो ये बात समझ गए कि अर्थ की दृष्टि से जब हम देखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल की जो प्रक्रिया है, कौन से सार्थक शब्द बनाने की, उसको हम समास कहते हैं। अब इसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व का अर्थ पहला हम यूं ही समझ जाते हैं, उत्तर का अर्थ है बाद वाला। अब मान लीजिए एक उदाहरण है राजकुमार। अब राजकुमार क्या है? राजा के पुत्र को बोलते हैं। तो इसमें जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? राजा का कुमार। ये बात समझ आ गई। तो अब राजा का पूर्व पद हो गया और कुमार है उत्तर पद, ठीक है। तो पूर्व पद क्या है? राजा का, और कुमार क्या है? उत्तर पद हो गया। ये बात समझ आ गई। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक समस्त पद होता है और एक समास विग्रह होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? एक समस्त पद होता है जो समास बनकर आता है, उसको हम समस्त पद कहते हैं, और एक जो अर्थ समझने के लिए हम उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखते हैं, उसको हम समास विग्रह कहते हैं। मान लीजिए यही उदाहरण देख लें, राजकुमार अभी बोला है, अभी जो राजकुमार है उसको हम समस्त पद बोलेंगे। समझ आ गई? अब राजकुमार कहते हैं हम किसको हैं? राजा के कुमार को, राजा के पुत्र को। अब राजा का जो पुत्र है वह समास विग्रह हुआ। ये बात स्पष्ट हो गई होगी, ठीक है बेटा जी। ये चीज समझ आई कि समास किसको बोलते हैं, कि अर्थ की दृष्टि से जब हम देखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से सार्थक शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहेंगे। दो भाग होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। पूर्व पहला और उत्तर बाद वाला। अब दो चीजें देखी जाती हैं इसमें, समास विग्रह होता है एक तो इसका, एक समस्त पद होता है। समस्त पद क्या है? जो पद बनकर आया है, यानी समास जिस पद में है वो समस्त पद होता है। और विग्रह क्या है? कि आसान रूप में जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं, पूरा स्पष्ट लिखते हैं, वो समास विग्रह है। अब बात आती है समास के भेद की। समास के भेद कौन कौन से हैं? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। यानी 6 प्रकार के भेद हो गए समास के। कितने हो गए? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम तत्पुरुष समास। ये मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी, सारे बताऊंगी क्रमवार, शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी सबकी परिभाषा और सबके उदाहरण सहित मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो हम सबसे पहले लिखा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष को सीखेंगे, समझेंगे। तो तत्पुरुष में होता क्या है कि पूर्व पद तो इसका गौण होता है, समझ गए? पूर्व पद गौण होता है और जो उत्तर पद है वह इसका प्रधान होता है। किसके कारण? उत्तर पद प्रधान होता है विशेष्य के कारण, समझ में आ रही है आपको? और पूर्व पद गौण होता है विशेषण के कारण। समझ गए कि पूर्व पद विशेषण होने के कारण तो गौण होता है और उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है। और एक चीज और है कि जो कारक हैं उन कारक में जिस भी विभक्ति का लोप होगा उस विभक्ति को, उस कारक को उसी विभक्ति के नाम से जाना जाएगा। यानी तत्पुरुष जैसे कारक हैं, कि कारक कौन से हैं? कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, ठीक है। ये सारे जितने भी कारक हैं इन सभी में तत्पुरुष समास होता है। और जिस भी कारक की हम बात करेंगे उसमें जिस भी विभक्ति का लोप हो जाएगा उसको उसी कारक के नाम से, तत्पुरुष के नाम से जोड़कर जाना जाता है। हाँ तो बेटा जी क्या बता रहे थे हम? तत्पुरुष समास के बारे में बातें कर रहे थे। तो तत्पुरुष समास सारे जो कारक होते हैं अपने उन सब में होता है।
कारक में जिसमें भी होता है उसको उसी कारक के नाम से उस तत्पुरुष को जाना जाता है। जैसे कर्म कारक, अब कारक आपको आते ही होंगे, तो कारक क्या है? को, यानी कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काकी के और अधिकरण में पर, ये सारे कारक चिन्ह हैं। ये आपको आने चाहिए। अगर ये आपको नहीं आते होंगे तो मैं आपको आपकी सुविधा के अनुसार ये कारक चिन्ह भी बताऊंगी। वो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी कारक चिन्ह के लिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं कर्म तत्पुरुष, यानी पहला क्या बनेगा? कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष में कर्म का क्या है जो चिन्ह है? वो है को। तो इसमें क्या आना चाहिए कि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिखा है स्वर्ग प्राप्त। अब स्वर्ग प्राप्त तो है समस्त पद, ठीक है बेटा। जब इसका विग्रह करेंगे, ठीक है, क्या करना है हमें? विग्रह करना है। तो विग्रह करते समय हम क्या लिखेंगे? स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त। अब ये बात समझ आ गई आपको? तो ये कौन से कारक के नाम से जाना जाएगा? कर्म तत्पुरुष, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? जब तो समास पूछा जाएगा आपसे तो क्या लिखेंगे आप इसको? कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष तो ये है ही, तत्पुरुष में कौन सा भाग है? ये है कर्म तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि स्वर्ग को प्राप्त। अब को जो चिन्ह है वो कर्म कारक का है। ये बात समझ में आ गई? दूसरा है करण तत्पुरुष। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? मान लीजिए एग्जाम्पल लिया है मन माना। अब मन से माना, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? मन से माना, ठीक है, यानी कोई चीज हमने मन से स्वीकार कर ली, मन से मान ली। अब इसमें क्या है? स है, ठीक है। तो स किस में आता है? कर्ण में आता है। तो कर्ण से, अब मन से, ये बात समझ गए? तो यहाँ पर क्या होगा? लोप होगा इसका। अब लोप हो जाएगा तो ये इसी कारक के, इसी तत्पुरुष के नाम से इसको जाना जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा तत्पुरुष? ये हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष। ये बात समझ में आ गई? फिर तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष, मान लीजिए एग्जाम्पल लिया हमने रसोई घर, ठीक है, स्नान घर, ये भी सब आ सकते हैं। रसोई घर, अब रसोई घर क्या होता है? कि रसोई के लिए घर। ये बात समझ में आ रही है? यानी रसोई के लिए घर। अब ये के लिए क्या है? के लिए जो चिन्ह है वो संप्रदान कारक में आता है, ठीक है। तो संप्रदान कारक में के लिए आया है, यहाँ पर हमारे इस समास विग्रह में भी के लिए आया है। तो ये हमारा कौन सा समास बना? संप्रदान तत्पुरुष समास। ये बात समझ में आ गई बेटा जी? नेक्स्ट पे चलते हैं, अपादान तत्पुरुष। अब एक हमने समझपद लिया है गुणहीन। अब गुणहीन क्या होता है? गुण से रहित होता है, जिसमें गुण नहीं होते वो गुणहीन होता है। अब जो अपादान है वो से के लिए है, यानी गुण से हीन। समझ में आ गई? गुण से हीन, गुण नहीं है जिसके अंदर। अब यहाँ क्या है? से है। अब से किस में है? अपादान में है, ठीक है बेटा। तो गुण से हीन में, यानी गुणहीन में कौन सा समास हो गया हमारा? अपादान तत्पुरुष समास। यहाँ तक समझ आ गया? आगे चलते हैं बेटा जी, संबंध तत्पुरुष समास। अब संबंध के जो चिन्ह थे वो थे का, के, की, ठीक है। जैसे एक हमने समस्त पद लिया है राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या है? राज्य की सभा, ठीक है। क्या है? राज्य की सभा। संबंध बताया है, सभा किसकी है? राज्य की है। अब की यहाँ जो है चिन्ह वो संबंध कारक का है। अब संबंध कारक का है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। अगर हम कहें राजकुमार तो राजा का कुमार, राजकुमारी तो राजा की कुमारी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाते हैं? ये सारे जब हम ऐसे लिखते हैं तो इन कारक की पहचान करके ही हमें उस तत्पुरुष की पहचान लगती है जिसे हम उस कारक के नाम से लिखते हैं। तो कारक चिन्ह आपको आने चाहिए, इनको आपको याद कर लेना है, इनको आपको ध्यान देना है, तभी आप ये समझ पाएंगे, ठीक है। तो संबंध तत्पुरुष ये हो गया। अब आगे चलते हैं, जो लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण जो कारक है उसमें क्या है? में और पर, ठीक है। तो अब देखें, मान लीजिए घुड़सवार, तो घुड़सवार किसको बोलते हैं? जो घोड़े पर सवार होता है, ठीक है। तो घोड़े पर जो सवार होता है, घोड़े, मैंने घोड़े लिख दिया, पर सवार, ठीक है बेटा। तो घोड़े पर सवार है, अब यहाँ पर आया है।
अब पर में क्या है, अधिकरण कारक है। अब पर लगा है तो यहाँ पर समास फिर कौन सा बनेगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। क्योंकि इसमें में भी था तो हमने एक और एग्जांपल आपको देने की कोशिश की है कि ध्यान मग्न कौन होता है, जो पूरा रूप से ध्यान में बैठा होता है, यानी ध्यान में मग्न। ठीक है, तो ध्यान में मग्न ये सारे हैं तत्पुरुष ही, लेकिन ये अलग अलग कारक के नाम से जाने जाते हैं। अब ध्यान में मग्न भी कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये चीज समझ आ गई कि तत्पुरुष समास जो है वो सारे कारक में आते हैं और उसको उसी कारक के नाम से, तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, समास ये उसके नाम से हम इनको जानते हैं। अभी मैं इसके बाद आपको आगे वाले सारे समास बताऊंगी। हाँ तो बेटा जी हमने अभी तत्पुरुष समास पढ़ा, अभी आगे पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास जैसे इसके शब्द में ही है, अव्ययी माने अव्यय। अब अव्यय पहले आपने वीडियो में पढ़ा होगा, उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, वो भी अव्ययी होता है। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है कि प्रथम पद इसका अव्यय होता है और प्रधान भी होता है। ठीक है, प्रथम पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण है यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। अब यथाशक्ति में यथा क्या है, यथा इसमें अव्यय है। ये बात समझ में आ गई। तो शक्ति है ही, लेकिन शक्ति कैसे, यथा माने शक्ति के अनुसार। तो अर्थ शब्द का बनता है शक्ति के अनुसार। ठीक है, जब हम विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रधान क्या है, यथा है, और यथा क्या है, अव्यय है, इसलिए कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव समास। अभी आगे उदाहरण है जैसे आमरण। तो मरण होता ही है, लेकिन चूंकि आ लगा दिया इसलिए मृत्यु पर्यंत हो गया। आ का मतलब है तक हो गया, यानी मरण तक, मरने तक। तो आ क्या है यहाँ पर, आ यहाँ पर ये अव्यय है। अगर हम इसको उपसर्ग में पढ़ते तो आ हम क्या पढ़ते, उपसर्ग पढ़ते। तो ठीक है, अब आगे क्या है, भर पेट। तो पेट भरने से मतलब है, अब भर पेट माने पूरा पेट भरा हुआ। ठीक है, तो भर क्या है यहाँ पर, अव्यय है। अब आगे है द्वंद्व समास, ये समझ आ गया होगा, सबसे आसान था। अब आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का, द्वंद्व का अर्थ ही होता है जोड़ा। जोड़े का मतलब दो। ठीक है, तो द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा, यानी इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। तो समझ में आ गई आपको, यानी इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे नर नारी, अब कोई भी कम नहीं है, तो नर नारी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। आगे है माता पिता। तो माता पिता, माता भी और पिता भी दोनों अपने आप में प्रधान है, तो इसलिए कौन सा समास बना, द्वंद्व समास। घी शक्कर, तो दोनों ही अपने में प्रधान है, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। तो ये चीज समझ आ गई आपको। ठीक है, तो ये होता है द्वंद्व समास। आगे है कर्मधारय समास। कर्म के अनुसार जिसको हम जज करेंगे, पहचानेंगे, वो हमारा कर्मधारय होता है। इसमें क्या है, पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। ये बात समझ गए कि पूर्व पद इसका विशेषण होता है और उत्तर पद इसका विशेष होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है लिखने में कि विशेष्य पहले आ जाता है और विशेषण बाद में आता है। जैसे एक शब्द है चरण कमल, हम उसे कमल चरण भी लिख देते हैं। ठीक है, कि चरण कैसे, कमल के जैसे हैं, तो कमल चरण ना लिख के चरण कमल ना लिख के कमल चरण भी लिख देते हैं। तो अब इसमें क्या है, जो विशेषण है वो पहले, विशेष पहले आ गया और विशेषण बाद में हो गया। ठीक है, अब भला मानुष हम नीचे पढ़ेंगे, इसमें आगे जो दूसरा समास पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल हमें कर्मधारय समझना है। यानी कर्म जो है इसमें विशेषण और विशेष की बात कर रहे हैं, यानी पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। लिखने में कई बार विशेष विशेषण पहले भी हो जाता है। ठीक है, तो कमल चरण आपने जैसे पढ़ा होगा। अब मान लीजिए नील गाय, जब हम इसका विग्रह करेंगे नील गाय का, तो क्या लिखेंगे हम, नीली है जो गाय। ये बात समझ में आ गई, यानी नीला क्या है, विशेषण है उसका, विशेषता है गाय की। ये बात समझ गए कि गाय की पहचान हम कैसे कर रहे हैं कि वो नीली है। अब चूंकि विशेषता की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। मान लीजिए महाकवि है,
तो महाकवि कौन होते हैं? महान है जो कवि। ये बात समझ में आ रही है? यानी कवि की महानता की चर्चा हो रही है, तो महानता के नाम से हम उस कवि को पहचान रहे हैं। तो महान है जो कवि, यहाँ पर फिर कर्मधारय समास है। भला मानुष, यानी इंसान तो सारे ही हैं, लेकिन भला यानी जो अच्छा है, जो भला है, सीधा साधा है, हम उस मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो भला है जो मानुष या मनुष्य, वह भला मानुष हुआ। तो ये चीज बेटा समझ आ गई होगी। कर्मधारय समास। आगे है द्विगु समास। बिल्कुल सीधा है। द्विगु में पूर्व पद संख्यावाची होता है। ठीक है, पूर्व पद क्या है? संख्यावाची। हम जैसे ही संख्या है उसको पहचान लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है ये द्विगु समास है। तो पूर्व पद संख्या लिखी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्याएं होती हैं, तो इससे पहचान कर लेते हैं। आगे एक और बात है कि जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उसमें अधिकतर हम समाहार या समूह शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, ये जैसे एक शब्द है त्रिवेणी। अब त्रि क्या होता है? 3 होता है, समझ गए? तो चूंकि त्रि लगा है इसलिए पता चल गया होगा पहला पद क्या हो गया? संख्यावाची हो गया। संख्यावाची हो गया तो कौन सा समास बना? द्विगु समास बना। त्रिवेणी मतलब 3 वेणियों का संगम। संगम माने समूह। ठीक है, समाहार। तो ये जो 3 नदियों वाला समूह है उसको हम त्रिवेणी बोल रहे हैं। मान लीजिए एक शब्द है सप्ताह। सप्ताह क्या होता है? 7 दिन का समूह को हम सप्ताह कहते हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी माने 8 अध्यायों का जो समूह है वो अष्टाध्यायी है। तो इस तरह से मान लीजिए पंजाब है तो 5 आबों का जो समूह है उसको हम पंजाब बोलते हैं। तो ऐसे ही जो संख्या जिसमें पहले आ जाएगी वो द्विगु समास कहलाएगा। अब आखिरी बचता है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा यानी अन्य पद ही इसमें प्रधान होता है। तो ये चीज समझ आ गई कि हर किसी में कहीं पूर्व और कहीं उत्तर पद प्रधान थे, लेकिन जो बहुव्रीहि है उसमें न पूर्व प्रधान है न उत्तर प्रधान है, बल्कि एक तीसरा ही पद प्रधान है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है लंबोदर। मान लीजिए हम किसी को भगवान, ये लंबोदर तो हम गणेश जी को ही बोलते हैं कि लंबोदर है। अब हम इसका विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका। ये चीज ध्यान देना, कर्मधारय में जब हम विग्रह करते हैं तो हम प्रयोग करते हैं जो का, लेकिन जब हम बहुव्रीहि में विग्रह करते हैं तो हम प्रयोग करते हैं जिसका, यानी किसी तीसरे की तरफ वो इशारा करता है। तो ये चीज समझ गए कि लंबोदर को विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि नीलकंठ। ठीक है, तो नीलकंठ को अगर हम लिखते हैं नीला है जो कंठ, यानी गले की जो है विशेषता है कि वो नीला है। जब हम विग्रह करेंगे नीला है जो कंठ, तो बेटा जी कौन सा समास बनेगा? कर्मधारय समास। अगर हम उसका विग्रह कर देंगे नीला है कंठ जिसका, यानी किसी तीसरे की ओर इशारा कर दिया। अब नीलकंठ किसको कहते हैं? भगवान शिव को बोलते हैं। तो विग्रह करने पर फिर जब हम शिव की तरफ इशारा करेंगे, जिसका का प्रयोग करेंगे, तो वह बहुव्रीहि समास बन जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के भेद को विग्रह में आप समझेंगे। ये चीज समझ गए? अच्छा चलिए मैं आपको एक नजर में इनका बड़ा आसान सा तरीका जो आपको कहीं ना हो जाए वो एक बता देती हूँ। जैसे कहते हैं ना हिंदुस्तान में जुगाड़ चलता है। मान लीजिए पहला है आपका अव्ययी भाव समास। अब मैं बता रही थी आपको उपसर्ग, तो आप समझ जाइए कि जिस भी समस्त पद में उपसर्ग लगा है शब्द के पहले, तो वो आंख बंद करके आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है द्वंद्व समास, यानी जिस भी उपसर्ग में 2 शब्दों के बीच ये योजक चिन्ह लगा होगा, तो आप समझ जाइए वहां पर आपको द्वंद्व समास मिलेगा। ये योजक चिन्ह की पहचान कर लीजिए। ठीक है, वो आपको द्वंद्व समास में मिलेगा। ऐसे ही कर्मधारय में क्या है कि जहां किसी की हम विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, जिसकी किसी की भी हम विशेषता की चर्चा कर रहे हैं, कुछ चीज हमने उसमें विशेष जोड़ दी है, वो आपका कर्मधारय हो जाएगा। और द्विगु तो है ही कि आप संख्या से पहचान करके बिल्कुल आराम से आसानी से आप उसका पता लगा सकते हैं। और बहुव्रीहि भी कई बार, अभी मैंने पहले बताया था, कई बार कर्मधारय और बहुव्रीहि में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप विग्रह करके देख लीजिए। ठीक है, तो विग्रह करके अगर आप जो लगाते हैं तो आपका कर्मधारय होगा, अगर आप जिसका लगाते हैं तो बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि जिसका से हम किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। तो बेटा जी मुझे आशा है कि शब्द निर्माण की पूरी प्रक्रिया आपको समझ आ गई होगी।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे व्याकरण के बनते हैं, जो प्रतियोगिताओं में भी काम आने वाले हैं, उनके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।